हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण एचडी जीके पर। और इस क्लास के अंदर कुमार गुरु सर के द्वारा ही जो ब्रह्मास्त्र बैच 4.0 करवाया जा रहा है, तो उसकी क्लास नंबर 3, 4 और 5 तीन क्लास है। इनका रिवीजन मैं एक साथ करवा देती हूँ। मैंने क्लास नंबर 1 और 2 का रिवीजन वो करवा दिया है, तो अभी तक वो क्लास आपने देखी नहीं है तो वो भी देख लेना। तो आज मैं महत्वपूर्ण शब्दावली और कोशिका है, इन दोनों का रिवीजन एक साथ करवा रही हूँ। तो प्लीज़ ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। साथ में इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। तो हाइड्रो यानी पानी, और हाइड्रोफोबिया क्या होता है? पानी से डर लगना। और रेबीज, ये रेबडो वायरस के कारण ही फैलता है, और रेबीज के अंदर भी पानी से डर लगता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जो पानी के अंदर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो हाइड्रो यानी पानी और फाइट्स यानी पौधे होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स वह विधि जिसके द्वारा ही पौधों को जल में उगाया जाता है। तो वह विधि या तकनीक जिसके द्वारा पौधों को जल के अंदर उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइग्रो आर्द्रता या नमी, और हाइग्रोमीटर क्या होता है? आर्द्रता मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीरो या शुष्क या ड्राई। और जीरोफाइट्स क्या होता है? मरुस्थल के अंदर उगने वाले पौधे हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं। तो मरुद्भिद एग्जाम्पल नागफनी, कैक्टस, ये सब मरुस्थल के अंदर ही उगते हैं और इनको कहते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफ्लेथेमिया, तो जीरो प्लस में ओप्थेल्मिया। जीरो मतलब ड्राई होता है, ओप्थेल्मिया मतलब आंख, जिससे आंख ड्राई हो जाती है उसको क्या कहते हैं? जीरोफ्लेथमिया। तो वह रोग जिसमें आंख ड्राई होती है उसको ही जीरोफ्लेथमिया कहते हैं, और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो जीरोफ्लेथमिया रोग किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं लैक्ट यानी दूध होता है, और लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा होता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है? तो ऐसा हार्मोन जो दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन होता है, और ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने वाला जीवाणु। तो दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये नाम भी आप याद रख लेना। आगे देखते हैं कार्डियो यानी हृदय, और कार्डियोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट। तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो हार्ट यानी हृदय, तो हृदय का जो अध्ययन करते हैं, हृदय को जो मतलब मापने वाले को क्या कहते हैं? सॉरी, हृदय की जांच करने किससे की जाती है? तो ईसीजी के द्वारा की जाती है। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ मस्तिष्क का जो जांच हो किसके द्वारा की जाती है? तो ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा किया जाता है। तो ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो इन दोनों पे मतलब जो फुल फॉर्म है वो भी याद रख लेना, और किससे संबंधित है वो भी याद रखना। नेक्स्ट है ओर्निथो यानी पक्षी, और बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो बर्ड्स ऑफ इंडिया कौन था? सलीम अली। और ओर्निथोलॉजी क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ओर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। माइको यानी कवक होता है, और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। माइकोराइजमा जड़ और कवक का सहजीवन है, वो माइकोराइजा कहलाता है। फाइको यानी सहवाल होता है, और फाइकोलॉजी होता है सहवाल का अध्ययन करना। लाइकेन कवक प्लस में सहवाल का सहज जीवन लाइकेन कहलाता है, और ये वायु प्रदूषण का ही सूचक है। तो वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन की मात्रा वो कम होगी। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्थर बनता है। तो लिटमस पत्थर किससे बनता है? रोसेला लाइकेन से। और अमल, तो लिटमस जो नीला है वो लाल को कर देता है। अमल के अंदर नीला लिटमस पत्थर लाल हो जाता है, जबकि क्षार के अंदर ही लाल लिटमस पत्थर वो नीला हो जाता है। तो अमल के अंदर नीला लाल होता है, क्षार में लाल हो नीला होता है। ओस्टियो हड्डियों से संबंधित है, और ओस्टियोमलेशिया हड्डियों का अध्ययन वो क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी कहलाता है, जबकि ओस्टियोमलेशिया हड्डियों का कमजोर होना। तो ये हड्डियों से संबंधित रोग है ओस्टियोमलेशिया, और ओस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है बच्चों के अंदर, और ओस्टियोमलेशिया रोग होता है वयस्क के अंदर। हिपेट यानी लीवर या यकृत, और हिपोटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। हेपेटाइटिस, तो लीवर या यकृत है वो हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। लीवर तो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम रिजर्वेशन पावर है, वो कहाँ पे नहीं होती? तो न्यूरॉन के अंदर। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, और ल्यूको यानी व्हाइट यानी सफेद होता है। ल्यूकोसाइट्स जो श्वेत रक्त कणिका है इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ल्यूकेमिया व ल्यूकेमिया है, आरबीसी की अत्यधिक वृद्धि होती है जिससे कि रक्त कैंसर हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। क्रायो तो वेरी लो टेम्परेचर, और क्रायोजेनिक क्या होता है? वह इंजन जो अति न्यून ताप पर ही कार्य करता है उसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। पायरो अत्यधिक तापमान, और पायरोमीटर होता है बहुत अधिक ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं।
पायरेक्स क्या होता है? तो लैब में यूज होने वाला कांच है, उसको क्या कहते हैं? पायरेक्स कहते हैं। और ये अत्यधिक ताप को सहने की क्षमता होती है इसके अंदर ही। एंड्रो पुरुष के अंदर पाया जाता है। तो एंड्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो किस में पाया जाता है? पुरुष के अंदर पाया जाता है। एंड्रोजन ये पुरुष में पाया जाने वाला जो सेक्स हार्मोन है। एंड्रोशियम फूल में नर जनन अंग है, उसको क्या कहते हैं? एंड्रोशियम या पुमंग कहते हैं। और गायनो ये महिलाओं के अंदर होता है। और गायनोसियम क्या होता है? फूल का जो मादा जनन अंग है, जिसको जायंग भी कहते हैं। ये गायनोसियम यानी फूल का जो मादा जनन अंग है उसको गायनोसियम कहते हैं। और फूल में जो नर जनन अंग होता है उसको क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। राइनो यानी नाग और राइनो वायरस जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस होता है। और एक सींग वाले गैंडे, तो राइनो कहाँ है? एक सींग वाले गैंडों को भी राइनो कहते हैं। ओक्थेलम आंख से संबंधित है। और ओप्थेमोलॉजी स्टडी ऑफ आईज, तो आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओप्थेमोलॉजी। जीरोप्थेल्मिया ये क्या कहलाता है? आंख का सूख जाना, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, विटामिन ए की कमी के कारण ही। सिस्मो कंपन और सिस्मोग्राफी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। और जहां पर भूकंप पहली बार जिस सतह पर ये उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। बार भार या वजन होता है। बैरोमीटर दाब को मापने वाला यंत्र। और आइसोबैरिक होता है, जिसके परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संभारिक। लिथो पत्थर और लिस्पोस्फीयर क्या होता है? स्थल मंडल, तो लिस्पोस्फीयर स्थल मंडल कहते हैं। डर्मेटो स्किन से संबंधित है, त्वचा का सबसे ऊपरी भाग डर्मिटमिस कहलाता है। हिस्टो उत्तक और हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ उत्तक, तो स्टडी ऑफ उत्तक क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। एंजियो धमनी या सिरा, तो अगर धमनी या सिरा के अंदर ही ब्लॉक की हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? एंजियोप्लास्टी है, ये इसका इलाज होता है। हेमेटो इन ब्लड और हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड, तो ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है केरियो, केंद्रक होता है। और केरियोलॉजी होता है केंद्रक का अध्ययन करना। तो केंद्रक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? केरियोलॉजी। प्राकृतिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, तो किसमें केंद्रक पाया जाता है? तो प्राकृतिक कोशिका है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका है, इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इनको भी याद रखने की किसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है प्रमुख संवर्धन देखते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं। ओलेरीकल्चर सब्जी, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती, पीसीकल्चर मछली पालन, सिल्वीकल्चर वनों की खेती, वर्मी कल्चर केचुआ की खेती, या फिर इसको किसान का मित्र भी कहता है। किसान का मित्र किसको कहते हैं? वर्मी कल्चर को। विटीकल्चर अंगूर की खेती और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। बायोलॉजियन जीव विज्ञान सजीवों का इसमें स्टडी किया जाता है। और फादर ऑफ जीव बायोलॉजी किसको कहते हैं? अरस्तु को। और शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो 1801 के अंदर दिया गया था, लेमार्क एंड ट्रिविनास के द्वारा। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोक्रेक्टस हैं। अगला टॉपिक देखते हैं सेल यानी कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका ही है। और कोशिका की खोज 1665 के अंदर ही रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही 1665 के अंदर कोशिका की खोज की गई थी। मृत कोशिका की खोज ल्यू वेन होक के द्वारा, मृत कोशिका की खोज की गई है। और जीवित कोशिका की खोज ल्यू वेन होक के द्वारा की गई थी। माइक्रोग्राफिया, तो माइक्रोग्राफिया ये बुक है। और कोशिका का जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को ही कहते हैं। और इनकी बुक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। इसके अंदर ही कोशिका के बारे में बताया गया है। जीवित कोशिका की खोज ल्यू वेन होक के द्वारा की गई है 1674 के अंदर। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। शरीर का निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और शरीर कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिका का निर्माण हो करता है। इसका एक अपवाद भी है, विषाणु यानी वायरस है। तो विषाणु या वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि वायरस सजीव और निर्जीव के मध्य योजक की कड़ी है। तो सजीव और निर्जीव के मध्य योजक की कड़ी कौन है? तो वो वायरस है। पादप और जंतु के मध्य योजक की कड़ी युगलिना है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? तो माइक्रोप्लाज्मा की है, 0.3 माइक्रोमीटर की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की है, 170 माइक्रोमीटर। और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन की होती है। तो इनको भी आप याद रख लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो कोशिका भित्ति ये पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं के अंदर नहीं पाई जाती। कोशिका झिल्ली दोनों के अंदर पाई जाती है। तारक काय है वो केवल जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। रिक्तिका ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु के अंदर नहीं पाया जाता है। हरित लवक ये भी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है। और माइटोकांड्रिया भी दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतुओं के अंदर। कोशिका भित्ति केवल पादपों के अंदर ही पाई जाती है और इसका कार्य है पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका के अंदर ही जो कोशिका है वो सेलुलोज की बनी होती है।
और कवक यानी फंगस, कोशिका भित्ति, तो कवक या फंगस के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, तो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है और इसमें प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। यह चयनात्मक और अर्धपारगम्य झिल्ली है जो कि कोशिका के अंदर आवश्यक तत्वों का प्रवेश कराती है। यह फ्लैड मैजिक मॉडल है तरक किरमिट जो नमूना है उसके प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? तो 1972 के अंदर सिमिक एंड निकोलसन के द्वारा ही तरल किरमिट नमूना है वो दिया गया था। प्रोटीन तरल के ऊपर ही पार्श्विक गति भी करता है। तो प्रोटीन तरल के ऊपर कैसी गति करता है? तो पार्श्विक गति करता है। इसमें प्राशन होता है, अर्थात पानी के विसरण को क्या कहते हैं? प्राशन कहते हैं। और पानी के प्राशन के कारण ही किशमिश को रात को पानी में भिगोने पर फूल जाती है। तो किशमिश है वो जब रात को अपन भिगोते हैं तो फूल किसके कारण फूलती है? तो प्राशन के कारण फूलती है। तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना। जीव द्रव्य, तो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है कोशिकांग, कोशिका द्रव्य तथा केंद्र को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। तो जीव द्रव्य जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है। और थॉमस हेकले के अनुसार ही जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो किसके द्वारा कहा गया है? थॉमस हेकले के द्वारा कहा गया है कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का भौतिक आधार है। और ये जो जीव द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक इन दोनों के संयुक्त रूप से ही मिलने के बाद में ये जीव द्रव्य बनता है। ये केंद्रक है माइटोकांड्रिया, चिकनी और राइबोसोम, ये खुरदरी और चिकनी दो प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका है। इधर गोल्जी काई है, ये लाइसोसोम, ये तारक काई। तो ये सभी इस डायग्राम के अंतर्गत भी बता रखा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं और ये धोरी झिल्ली युक्त होता है। तो धोरी झिल्ली युक्त कौन कौन से होते हैं? तो इसकी ट्रिक भी है महक है। महक मतलब माइटोकांड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, ये सब धोरी झिल्ली युक्त होते हैं। और धोरी झिल्ली रहित मतलब झिल्ली रहित कोशिकांग कौन कौन से हैं? तो केंद्रक, तारकाय और राइबोसोम, ये केंद्रक रहित होते हैं। जबकि धोरी झिल्ली युक्त होते हैं माइटोकांड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। माइटोकांड्रिया एकल वर्ताकार डीएनए तथा 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकांड्रिया के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S पाया जाता है और एकल वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। माइटोकांड्रिया की जो खोज है वो कार्लिकर के द्वारा की गई है। बायोप्लास्ट ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? अल्टमान के द्वारा। और माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा के द्वारा। तो बेंडा के द्वारा ही इसका नाम दिया गया है। ये श्वसन से ऊर्जा की प्राप्ति, तो जो ग्लूकोज से माइटोकांड्रिया की उपस्थिति के अंदर ही 6CO2 6H2O प्लस में 30 ATP ऊर्जा के रूप में, अर्थात जो जटिल अणु है इसमें सरल अणु के अंदर ही बढ़ जाते हैं। और ये कौन सी अभिक्रिया के तहत होते हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया। तो श्वसन है वो कैटाबोलिक रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जटिल अणु है वो टूटकर सरल अणु के अंदर बनते हैं। तो श्वसन जैसे पर ग्लूकोज है वो CO2 और H2O के अंदर ही बढ़ जाता है। माइटोकांड्रिया ऊर्जा का संचलन किसमें होता है? एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी ऊर्जा की मुद्रा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण के अंदर, तो प्रकाश संश्लेषण में 6CO2 प्लस में 6H2O ऊर्जा सूर्य की उपस्थिति के अंदर होती है, फिर एक ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन जाता है इसमें। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एनाबोलिक रिएक्शन यानी उपचय अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत होती है। बाहरी झिल्ली रहित माइटोकांड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं। तो माइटोप्लास्ट क्या होता है? बाहरी झिल्ली रहित माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा की गई है। ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पालन करती है, अर्थात कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। और हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम है वो पाया जाता है। और एटम बोम भी कहते हैं लाइसोसोम को ही। अंतःपरतवी जालिका, तो अंतःपरतवी जालिका है एंडोस्पर्म रेटिकुलम यानी ER। तो इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई है। परिवहन अंग है, अर्थात पूरी कोशिका के अंदर ही फैला हुआ है। और जो अंतःपरतवी जालिका के अंदर जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। और इसका विस्तार केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक होता है। तो अंतःपरतवी जालिका का विस्तार कहाँ से होता है? केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक होता है। तो इसका परिवहन अंग, तो परिवहन अंग दो तरीके से होता है। एक तो चिकनी यानी स्मूथ सतह, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, केवल ये वसा का ही परिवहन करती है। एक होती है खुरदरी सतह, इसमें राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? खुरदरी सतह पे होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम राइबोसोमी। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोमी है। और पैलेट कण होते हैं। पैलेट कण की खोज किसके द्वारा की गई है? पैलेट के द्वारा। और ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं और कोशिका का इंजन भी किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं।
और घनत्व और आकार का मापन भी किसमें किया जाता है, तो राइबोसोम के अंदर ही किया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S की दो इकाई है, 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम। तो जो 70S राइबोसोम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, माइटोकांड्रिया, लवक और कोशिका, ये सब 70S राइबोसोम के ही एग्जाम्पल है। 80S का एग्जाम्पल है यूकेरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम ही पाया जाता है। गोल्जी काई, तो गोल्जी काई की खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई है और पादपों के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। तो डिक्टियोसोम किसमें कहते हैं, पादप के अंदर कहते हैं गोल्जी काई को। और प्रमुख स्तरण अंग अर्थात कोशिका के महत्वपूर्ण पदार्थों को बाहर निकालने का काम है वो गोल्जी काई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तारक काय। तो तारक काय की खोजकर्ता कौन है, बोबेरी है और उपस्थिति केवल जंतु कोशिकाओं के अंदर ये पाया जाता है, पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना और इसकी आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। तो आकृति कैसी है इसकी, बेलनाकार आकृति। देखते हैं लवक। तो लवक केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है, जंतुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो लवक भी तीन प्रकार के होते हैं, अपर्णीय लवक, पर्णीय लवक और हरित लवक। तो अपर्णीय लवक यहाँ पर खाद्य संचय, सफेद अनाज, गेहूं, इन सब का संचय किया जाता है। पादप जो खाद्य संचय इसको क्या करते हैं, स्टार्च या मांड कहते हैं, जबकि जंतुओं में जो खाद्य का संचय है उसको क्या कहते हैं, ग्लूकोजन। तो जंतुओं में खाद्य पदार्थों का संचयन को ग्लूकोजन कहते हैं और पादपों में खाद्य पदार्थ का संचयन को स्टार्च या मांड कहते हैं। पर्णीय लवक, तो इसमें टमाटर के अंदर लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है, गाजर का नारंगी रंग बी कैरोटीन के कारण होता है और जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। और मूत्र का पीला रंग न्यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। तो मूत्र का पीला रंग न्यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। हरित लवक, तो हरित लवक देखते हैं पर्णहरित। तो हरित लवक इसमें पर्णहरित मैग्नीशियम धातु को पाई जाती है और पादपों का रसोई घर भी कहता है। पादपों का जो भोजन निर्माण है वो कहाँ पे होता है, तो हरित लवक के अंदर ही होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हरित लवक के अंदर संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही। तो मनुष्य पहले जीन, फिर डीएनए बनता, फिर गुणसूत्र, फिर केंद्र, फिर कोशिका का निर्माण होता है, फिर मनुष्य है उसका शरीर का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के अंदर ही पादपों का भोजन है उसका निर्माण किया जाता है। तो ये देखो 6CO2, 6H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ही ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन है ये बन पाता है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, सरल से जटिल यानी एनाबोलिक अभिक्रिया है, उपपचय अभिक्रिया है ये। रिक्तिका या रसदानी, तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है, रिक्तिका या रसदानी होती है, जल से भरा होता है। और टोमेनोप्लास्ट, तो टोनोप्लास्ट ये रिक्तिका की बाहरी परत तो उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लेना अच्छे से। कौन से रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, तो मिनिमम होता है लाल रंग में और मैक्सिमम होता है हरे रंग के अंदर। स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और विषमपोषी किसको कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो विषमपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको विषमपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य।